हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर को खत्म किया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री था वो। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगेन ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉलिड स्टेट। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। आप सब इस चैप्टर को जानते हो, आपकी बुक में पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर ये पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। बेटा स्टेट ऑफ मैटर करके एक चैप्टर हमने पढ़ा था 11th साइंस के अंदर, आप सबको याद होगा, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट लॉज पढ़े थे। याद है? डाल्टन्स लॉ पढ़ा था, बॉयल्स लॉ पढ़ा था, गैल्यूसेक लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था। तो ये डिफरेंट लॉज हम लोगों ने पढ़े थे स्टेट ऑफ मैटर्स में, लेकिन वो लिक्विड एंड गैसियस के लिए थे। वो लॉ तो सारे गैसियस के लिए थे, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी हमने लिक्विड के बारे में भी डिस्कस करी थी। आज हम लोग सॉलिड के बारे में ज्यादातर डिस्कस करने वाले हैं। आज से हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू हो रहा है और सॉलिड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में मेजॉरिटी डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पर यदि मैं कोई भी सब्सटेंस की बात करूं, किसी भी सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करें, तो सब्सटेंस की स्टेट के अकॉर्डिंग वो 3 डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। एक तो सब्सटेंस हो सकता है सॉलिड, दूसरा सब्सटेंस हो सकता है लिक्विड एंड तीसरा सब्सटेंस हो सकता है गैसियस स्टेट के अंदर। तो ये 3 डिफरेंट स्टेट के अंदर सब्सटेंस पाया जाता है। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में बात करें तो ये तीनों सब्सटेंस इसमें 2 चीजों की वजह से डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस किसकी वजह से होता है? तो ए में डिफरेंस बताओ तो पहला है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से डिफरेंस आता है, नंबर 1। एंड सेकेंड डिफरेंस फ्री टू मूव। वो मॉलिक्यूल मूव बहुत आसानी से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसके ऊपर ये स्टेट जो है वो डिपेंड कर रही है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। आप सबको पता है कि सॉलिड एक दूसरे के साथ नजदीक अरेंज हो जाते हैं और सॉलिड सब्सटेंस जब एक दूसरे के साथ बहुत ही नजदीक अट्रैक्ट हो जाते हैं या अरेंज हो जाते हैं तो इससे होता क्या है? यदि मैं इसकी बात करूं तो इनके बीच में एक प्रॉपर अट्रैक्शन देखने को मिलता है। प्रॉपर अट्रैक्शन होने की वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो ए प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी, वो हायर होगी। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हायर होता है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हायर होगा तो क्या वो फ्री मूव हो सकते हैं? तो आंसर इज बिग नो। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हायर है तो यहां पर वो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, फ्री मूवमेंट उनकी कम हो सकती है। बात समझ आ रही है? तो बेटा ध्यान ये रखना है आपको कि वो आसानी से मूव नहीं होते हैं। चलिए लिक्विड की मैं बात करूं तो लिक्विड के अंदर देखा जाए तो मान के चलो ये आपका एक वेसल है जिसमें हमने लिक्विड को भर के रखा है, ये लिक्विड है। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड की कंपेयर में थोड़े से एक दूसरे से स्पेस रखते हैं, एक दूसरे से थोड़े दूर रहते हैं, ये लिक्विड है। अब यहां पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा, क्या उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर भी दिखेगा? तो नो, क्योंकि यहां पर सब्सटेंस के बीच में, ये मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ी गैप है एंड मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ी गैप है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा कम होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो लो होगा और इसीलिए ये थोड़े बहुत फ्री मूव हो सकते हैं, फ्री मूवमेंट इनकी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। एंड देन आफ्टर यदि हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में बात करें
तो गैसियस स्टेट, ये गैसियस सब्सटेंस है, गैसियस वेसल है मान लो, और इसमें गैस को भर के रखा है। अब यहां पर जब गैस को भर के रखा तो आप सबको पता है कि कंपेयर टू लिक्विड, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होता है बेटा, तो इसका मतलब यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कैसा होगा बताओ मुझे? बहुत ही कम। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा तो ये फ्री मूवमेंट कैसी कर सकते हैं? फ्री मूवमेंट बहुत ज्यादा कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहां पर है? ज्यादा अट्रैक्शन सॉलिड में, एंड सबसे कम कहां पर है? गैस में। फ्री मूवमेंट कहां ज्यादा हो सकती है? गैस के अंदर, जबकि सॉलिड के अंदर फ्री मूवमेंट अच्छे से नहीं हो सकती है। बात समझ आई? अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज हम लोग कुछ चलो प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए शेप। मुझे बताओ सॉलिड जो है वो रिजिड होता है कि नहीं होता है? रिजिड होता है, रिजिडिटी देखने को मिलती है, मींस उसका एक फिक्स शेप है। बेटा ये पेन जो मेरे हाथ में है, सेंसिस पेन, ये पेन का शेप आज जो है वही कल रहेगा बेटा। हाँ, ब्रेक हो जाए तो बात अलग है, बट क्या ये अपने आप मेल्ट हो जाएगी? क्या अपना शेप अपने आप चेंज करेगी? तो नहीं करेगी। सीधी सी बात है, इनका शेप जो है वो प्रॉपर होता है। जबकि मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड का शेप कैसा होता है? जिस वेसल के अंदर आप उसे रखते हो, वेसल का शेप वो कैरी करता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये वेसल का शेप कैरी करता है, और गैस भी वेसल का शेप कैरी करता है। वैसे प्रॉपरली देखा जाए तो लिक्विड ये वेसल के जैसा ही शेप प्रॉपर देखने को भी मिलेगा। यहां पर तो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कि जो क्लोज वेसल होगा वो क्लोज वेसल के जैसा ये शेप कैरी करेगा, बाकी देखने को नहीं मिलेगा वहां पर। देन आफ्टर शेप के बाद हमें देखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम फिक्स होता है सॉलिड का, क्योंकि रिजिड शेप है, और रिजिड शेप है तो वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। यहां पर वॉल्यूम कैसा होगा बताइए मुझे? तो यहां पर भी वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, फिक्स्ड होता है वॉल्यूम। जबकि गैस की बात करें हम लोग तो गैस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ऐसा क्यों? चलिए, कुछ लोगों को यहां पर कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं बनता है। अमूल गोल्ड की मिल्क की एक बैग लेके आए आप लोग, कितने ml की होती है? 500। लिक्विड है बेटा, वो हम सब जानते हैं। 500 ml की वो बैग है, राइट? अब 500 ml की जो बैग है, 500 ml की जो थैली है मिल्क की, अब जब वो बैग के अंदर मिल्क है तब भी 500 है, और उसे तोड़ के आपने किसी वेसल में डाल दिया उसे, तो भी 500 ही है। तो वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम फिक्स्ड है। जबकि गैस की मैं बात करूं तो यदि आपने वेसल चेंज कर लिया, वॉल्यूम ऑफ गैस विल चेंज्ड। तो यहां पर वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, वो डिपेंड करता है वेसल के ऊपर। तो गैस के लिए सारी चीजें वेसल के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि सॉलिड एंड लिक्विड के लिए सारी चीजें वेसल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसमें शेप, लिक्विड का शेप जो है वो वेसल के ऊपर डिपेंड करता है, बट सॉलिड की तो कोई भी चीज वेसल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये दोनों से सॉलिड एक चीज में अलग है, और वो है रिजिडिटी। रिजिड शेप है इसका, जबकि लिक्विड एंड गैस जो है उसका शेप रिजिड नहीं है। एग्जांपल देखें बेटा, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं कोई आयोनिक कंपाउंड ले लूं NaCl, मैं C12H22O11 ले लूं, सुक्रोज का क्यूब हो गया मान के चलो, ये आयोनिक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। देन आफ्टर मैं आयन का कोई रॉड ले लूं, कॉपर का कोई मैं पीस ले लूं, या फिर मैं गोल्ड या सिल्वर का कोई पीस ले लूं, तो ये सारी चीजें सॉलिड में काउंट होगी। इवन मैं H2O ले लूं बट साथ में लिख लूं S मींस सॉलिड, तो H2O सॉलिड है, वो भी कहां पर काउंट होता है बेटा? सॉलिड के अंदर, राइट? ये आइस है, आइस का एग्जांपल है। देन आफ्टर लिक्विड की बात करें, लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल कौन है? वाटर।
लेकिन यहां पर ये लिक्विड स्टेट में होगा, फर्क होगा दोनों के टेम्परेचर के अंदर, ये लेस देन 0 डिग्री होगा, ये मोर देन 0 डिग्री होगा। गैस की बात करें तो बहुत सारे गैस हैं, मॉलिक्यूलर गैस ले लो आप तो CO2 ले लो, H2, फिर N2, O2, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो गैस में हम लोग लिख सकते हैं। लिक्विड में भी बहुत सारे लिख सकते हो, आपको एक और एग्जांपल लिखना है तो यू कैन राइट ब्रोमीन लिक्विड, बेंजीन लिक्विड, इथेनॉल, अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले लो, सारे लिक्विड है। बात समझ आ रही है? तो यहां पर जनरल बात करी है मैंने कि सॉलिड कैसे होते हैं, लिक्विड कैसे होते हैं एंड गैस कैसे होते हैं। आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिफरेंस क्या होता है, जो मैंने यहां पर बताया। मास की बात करूं तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों का मास फिक्स्ड होता है, मास फिक्स्ड होता है, बट शेप के बारे में एंड वॉल्यूम के बारे में चेंज देखने को मिलता है, जो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब मुझे सॉलिड जो है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी है। तो सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग दो डिफरेंट टाइप्स में। वैसे मैं आपको एक स्लाइड दिखा दूं जिससे आपको पता चलेगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा अमॉर्फस सॉलिड है। उसके मैं पहले समझा दूं, उसके बाद हम ये डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरा क्या है, अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ऐसे दो टाइप के सॉलिड हैं। अब दोनों में मेजॉरिटी पॉइंट जो डिफरेंस आता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, तो डिफरेंस देखने में या डिफरेंस लिखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे बोलते हैं, ये ट्रू सॉलिड होते हैं, याद रखना। ये सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं, मींस ये ट्रू सॉलिड मानते हैं, और इसे हम लोग सूडो सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सूडो सॉलिड बोलते हैं इसे हम लोग। तो अमॉर्फस सॉलिड इज अ सूडो सॉलिड, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ ट्रू सॉलिड। दूसरा फर्क, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसमें प्रॉपर शेप होता है, क्योंकि उसमें जो पैटर्न देखने को मिलती है वो रेगुलर पैटर्न देखने को मिलती है, रेगुलर पैटर्न देखने को मिलती है। अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो उसमें हमें इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलती है। अमॉर्फस सॉलिड के अंदर हम लोगों को इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलती है। दोनों में फर्क समझो। अब इसको थोड़ा और आसान तरीके से मैं समझाने का ट्राई करूं आपको, तो मान के चलिए आपके पास कोई ए सब्सटेंस है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, बी, ए, बी। आप देख सकते हो यहां पर ए के बाद बी हर जगह पे ए के बाद बी ही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब एक रेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिल रही है। यहां पर देखिए तो शुरुआत में आपको रेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगी, ए बी, उसके बाद हो गए ए रिपीट, उसके बाद हो गए बी रिपीट, फिर ए रिपीट हो गए, फिर बी रिपीट हो गए, ऐसा चलता जाएगा। यहां पर आपको किसी भी तरह की पैटर्न जो है वो रिपीट होती नजर नहीं आएगी। रिपीट होती नजर नहीं आएगी, इसका मतलब यह है कि इसमें इरेगुलर पैटर्न देखने को मिल रही है, जबकि यहां पर हमें रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रही है। समझ में आ रहा है पॉइंट? अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो रेगुलर पैटर्न दिखाते हैं, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे कि इनमें मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो शार्प होती है। इसका मतलब क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यह है कि जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब गर्म करते हो तो एक फिक्स टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होगा। जैसे कि आपके पास है H2O सॉलिड, जिसे हम लोग बोलते हैं आइस। अब आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको आप 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो ये H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस।
तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, फिक्स्ड टेम्परेचर होता है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड की बात करें, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल यहां पर ले लूं मैं तो रबर या प्लास्टिक, रबर प्लास्टिक। दूसरा एक एग्जांपल है क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास या फिर पीच। पीच पता है आपको? पीच किसे बोलते हैं बेटा? आपको पता होना चाहिए। क्रूड ऑयल का जो रेसिड्यू होता है, क्रूड ऑयल में से पेट्रोलियम को अलग कर लिया, पेट्रोल डीजल वगैरह को अलग कर लिया, उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है वो है पीच। एंड इस पीच का यूज किया जाता है टू कंस्ट्रक्ट रोड, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए पीच का यूज किया जाता है। अगेन वो क्या है? अमॉर्फस सॉलिड है। अब मान के चलो आपके पास कोई रबर है और इस रबर को मेल्ट करना चाहते हो आप, तो ये रबर तो अभी सॉलिड है, इसे मेल्ट करना चाहते हो और आप रबर को लिक्विड स्टेट में लाना चाहते हो। अब लिक्विड स्टेट में लाने के लिए करीबन 400 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसे टेम्परेचर देना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आएगा तब ये थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट होगा, या फिर बोल सकते हो सॉफ्ट होगा सिर्फ। तो शुरुआत में सॉफ्ट होगा और फिर फिक्स टेम्परेचर पे जाके, मींस आगे टेम्परेचर पे जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो आप बिल्कुल बता नहीं सकते हो उस टाइम पे कि कौन से टेम्परेचर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, कौन से टेम्परेचर पे ये जाके लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ये नहीं बता सकते हम। जबकि यहां पर एक फिक्स टेम्परेचर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट यहां पर रेंज में होता है, टेम्परेचर की एक रेंज आती है। दूसरी चीज, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही आइस मेल्ट होगा, कॉमन सी बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो एंथैल्पी मिलने वाली है इसको, वो भी फिक्स मिलेगी, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजन एंथैल्पी। सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एंथैल्पी, उसे बोलते हैं फ्यूजन एंथैल्पी। एंड ये फ्यूजन एंथैल्पी कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। किसकी फिक्स्ड होती है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिक्स्ड होती है। फ्यूजन एंथैल्पी क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिक्स्ड होती है। जबकि यहां पर आपने रबर का एक पीस ले लिया, उसको मेल्ट करने के लिए जो फ्यूजन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट थी, अब दूसरा रबर का पीस लेके आए, उसको मेल्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंथैल्पी होगी वो अलग अलग होगी। तो यहां पर रबर चेंज करो, यहां पर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्यूजन एंथैल्पी फिक्स्ड नहीं होगी। तो यहां पर फ्यूजन एंथैल्पी की वैल्यू चेंज हो जाती है। फ्यूजन एंथैल्पी इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। जबकि यहां पर कैसी होती है? फिक्स्ड। रबर के पीस अलग अलग होंगे, मींस उसे मेल्ट करने के लिए अलग अलग एंथैल्पी चाहिए। यहां पर आइस का पीस चाहे कोई भी ले लो, फ्यूजन एंथैल्पी उसकी फिक्स्ड है। पीस चाहे आप आइस का कहीं और से लेके आओ, आपके घर से लेके आओ, वो फ्यूजन एंथैल्पी की वैल्यू कैसे मिलेगी? फिक्स्ड मिलेगी। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी, अब ये क्या है बेटा? क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब है, मान के चलो आपके पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को आपने यहां से नाइफ से कट किया, नाइफ से इसे कट किया। कट करने के बाद जो पीस आपको मिलेंगे, पीस कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको एक शार्प कट देखने को मिलेगा। एक शार्प कट यहां पर देखने को मिल रहा है, आपने नाइफ से इसे कट किया तब। तो यहां पर रेगुलर पैटर्न है, तो दोनों की जो पोजीशन होगी या दोनों का कटिंग एरिया जो होगा वो पहले जैसा ही होगा, जो यहां पर था वैसा ही एरिया यहां पर भी देखने को मिलेगा। जबकि आप अमॉर्फस सॉलिड को कट करते हो नाइफ से, मान के चलो ये अमॉर्फस सॉलिड है और यहां पर आपने नाइफ से इसे कट किया, तो कट करने के बाद यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है सॉलिड, उसमें कोई रेगुलर पैटर्न या शार्प कट देखने को नहीं मिल रहा। शार्प कट देखने को नहीं मिल रहा, इरेगुलर कट देखने को मिलेगा। तो यहां पर इरेगुलर कट होगा जबकि यहां पर रेगुलर कट होगा। तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये ट्रू सॉलिड है, सभी जगह एक जैसी पैटर्न है। जबकि यहां पर इरेगुलर पैटर्न है,
तो क्लीवेज प्रॉपर्टी भी ऐसे देखने को मिलेगी। क्लियर है बात? अब हम लोग बात करने वाले हैं आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी के बारे में। देखो ये एक नया वर्ड है, आपको थोड़ा जानना पड़ेगा इसे। हम लोग बात करने वाले हैं एनआइसोट्रॉपी के बारे में। एनआइसोट्रॉपी एंड दूसरी बात करेंगे हम लोग आइसोट्रॉपी के बारे में। आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी क्या है समझते हैं। देखो ये सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो डायरेक्शन जब बदल जाए तो वो प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होती है सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो डायरेक्शन सब्सटेंस के देखने के बाद ही डिटरमाइन हो सकती है। अब ध्यान रखना, मैं उसको एक फिगर के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। ये फिगर है आपकी, समझना ध्यान से। ये जो दिख रहा है ये ट्रू सॉलिड मींस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की फिगर है। दिस इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में देखो तो यहां पर आपको ये राउंड फिक्स दिख रहे हैं, रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रही है, तो ये जो ब्लू बबल दिख रहे हैं आपको वो एक रेगुलर पैटर्न में देखने को मिल रहे हैं। सामने ब्लैक जो बबल है वो भी तो रेगुलर पैटर्न में ही है, लेकिन बेटा ये एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो फिक्स सब्सटेंस ही रिपीट हो रहे हैं, राइट। रेगुलर पैटर्न है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे चलता जाएगा। लेकिन जब आप ए टू बी मूव कर रहे हो, मान के चलो आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो ए टू बी जब मूव कर रहे हो तो सब्सटेंस कौन सा है, ये पैटर्न जो है वो रिपीट हो रही है, ये पैटर्न रिपीट हो रही है। जब ए टू बी मूव कर रहे हो और ये पैटर्न रिपीट हो रही है तो क्या सी टू डी भी वही पैटर्न रिपीट हो रही है? तो आंसर इज बिग नो, क्योंकि देखो यहां पर एक ब्लू बबल है, फिर ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, तो यहां पर जो रिपीटिंग यूनिट है वो कुछ अलग है सी टू डी में, एंड ए टू बी में जब जा रहे हो तो रिपीटिंग यूनिट अलग है। यहां पर ये डार्क बबल ही रिपीट हो रहे हैं, जबकि यहां पर एक ब्लू फिर डार्क ब्लू डार्क ब्लू डार्क ब्लू डार्क ऐसे रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें डायरेक्शन चेंज किया तो रिपीटिंग यूनिट या अरेंजमेंट अलग अलग आ रही है। जो आ रही है वो फिक्स्ड भले है, फिक्स तो है ही, बट अलग अलग आ रही है। मींस इस डायरेक्शन में ए टू बी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी आपको दिखेगी वही प्रॉपर्टी क्या आपको सी टू डी डायरेक्शन में मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बेटा? क्योंकि यहां पर जो अरेंजमेंट है वो ए टू बी की अरेंजमेंट से अलग है, और यहां पर अलग अलग अरेंजमेंट की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल करंट वो अलग अलग मिलेगी, तो उसे बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो कैसा है? एन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी रखता है। एन आइसोट्रॉपी दैट मींस अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग देखने को मिलती है। लेकिन यदि मैं अमॉर्फस की बात करूं तो अमॉर्फस सब्सटेंस में क्या होगा? इरेगुलर पैटर्न, ऐसे कुछ भी होगा बेटा। इरेगुलर पैटर्न है तो यहां पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे ही इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। अब इरेगुलर पैटर्न हर डायरेक्शन में है बेटा। अब हो क्या रहा है जरा ध्यान रखना, आप इस डायरेक्शन में चले जाओ या इस डायरेक्शन में चले जाओ, आपको एक जैसी ही पैटर्न देखने को मिलती है विच इज रैंडम। तो चाहे आप ए टू बी चले जाओ, रैंडम पैटर्न है, आप सी टू डी चले जाओ या फिर आप ई टू एफ चले जाओ, सभी जगह आपको पैटर्न कैसी देखने को मिलती है? रैंडम पैटर्न देखने को मिलती है। जब रैंडम पैटर्न देखने को मिलती है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर सभी जगह प्रॉपर्टी सेम होगी। ये मैं बात कर रहा हूं अमॉर्फस सब्सटेंस की। अमॉर्फस मींस सूडो सॉलिड। अमॉर्फस सब्सटेंस के अंदर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी एक जैसी होगी बिकॉज अरेंजमेंट रैंडम है सभी जगह पे,
और इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपी। ये कैसे सब्सटेंस है? आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी रखते हैं, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी एक जैसी मिलती है तो उसे आइसोट्रॉपी बोलते हैं। यहां पर हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग मिलती है, इसलिए एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार कि सर क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो अरेंजमेंट एक जैसी होती है, जब अरेंजमेंट एक जैसी होती है तो फिर उनकी आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। नहीं बेटा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट प्रॉपर है लेकिन डायरेक्शन वाइज अलग अलग है। अब डायरेक्शन वाइज अलग अलग है तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती प्रॉपर्टी को आइसोट्रॉपी बोलते हैं। तो यहां पर ये डायरेक्शन अलग होने की वजह से ये एनाइसोट्रॉपी बोलेंगे। यहां पर डायरेक्शन वाइज भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, इसलिए इसे आइसोट्रॉपी बोलेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो आप, ये है क्वार्ट्ज ग्लास ए। ये क्या है? क्वार्ट्ज ग्लास है, ये क्वार्ट्ज है, और बी है आपका क्वार्ट्ज ग्लास। दोनों में फर्क समझ लो। जो क्वार्ट्ज है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है एंड क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो अमॉर्फस सब्सटेंस है। जो क्वार्ट्ज है उसमें देखो आप प्रॉपर्टी अरेंजमेंट देखो तो प्रॉपर अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रही है, प्रॉपर अरेंजमेंट ही आपको यहां पर देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्ट्ज ग्लास देखो तो देखो यहां से ये हो गया, यहां से ये बड़ा हो गया, फिर ये छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये इनकम्प्लीट। यहां पर आपको प्रॉपर्टी कैसे देखने को मिल रही है? या अरेंजमेंट इरेगुलर। क्वार्ट्ज में से ही क्वार्ट्ज ग्लास बनाए जाते हैं, तो क्वार्ट्ज में से क्वार्ट्ज ग्लास बनाना है, लेकिन ये जो है वो अमॉर्फस है जबकि ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। क्लियर? अब आप चाहे ऊपर से नीचे आओ या यहां पर साइड में जाओ, प्रॉपर्टी एक जैसी मिलेगी क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट है। यहां पर वो रैंडम अरेंजमेंट नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट आती है, फिक्स्ड होती है बट अलग होती है, और इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एनाइसोट्रॉपी दिखाता है जबकि ये आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करता है। एक सिंपल एग्जांपल बताओ, उससे शायद आपको ज्यादा क्लियर होगा पिक्चर। मान के चलो आप लोग स्कूल में खड़े हो प्रेयर के अंदर, प्रेयर में बच्चे जहां खड़े होते हैं तो लाइन वाइज प्रॉपर खड़े हैं। अब लाइन वाइज बच्चे यहां पर मान के चलो एक बच्चे के पीछे दूसरा स्टूडेंट खड़ा है, यहां पर भी प्रॉपरली इस तरह से बच्चे खड़े हैं, तो लाइन वाइज यहां पर स्टूडेंट खड़े हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा ही नेचर आपको दिख रहा है। लेकिन मान के चलिए आपके पास या आप खुद यहां पर खड़े हो, अब आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो क्या गैप है यहां पर? आप जैसे ही चलोगे इस बच्चे से आप टकराओगे। लेकिन मान के चलो आप यहां पर खड़े हो और यहां से यहां पर जाना चाहते हो तो आराम से जा सकते हो। है प्रॉपर अरेंजमेंट बट डायरेक्शन आपने चेंज किया तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। यहां पर आप आसानी से मूव कर पाओगे, यहां पर आप आसानी से मूव नहीं कर पाओगे। लेकिन मान के चलो कहीं पर क्राउड है, बच्चे खेल रहे हो और ऐसा क्राउड है, एक क्राउड में बच्चे खड़े हैं और आप यहां पर खड़े हो या फिर आप यहां पर खड़े हो, आपको यहां पर जाना है या यहां पर जाना है, दोनों डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? यहां से भी आप बच्चे से टकराओगे, यहां पर भी बच्चे से टकराओगे। कहने का मतलब है यहां पर दोनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सिमिलर मिलती है, यहां पर दोनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलती है। आप ऊपर से भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे से भी आप कैरी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल डायरेक्शन हैविंग अ सिमिलर प्रॉपर्टी, सो इट इज नोन एज आइसोट्रॉपी व्हिच इज अमॉर्फस, और different direction having a different property, different arrangement, and that's why this crystal are known as anisotropic. Clear? दूसरी चीज, amorphous substance को हम लोग बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। amorphous बनाते कैसे हैं? कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड में है उसे सुपर कूल्ड किया जाए, मींस बहुत फास्टली उसे कूल्ड किया जाए तो वो amorphous में कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉपर अरेंज होने का उनको टाइम नहीं मिलता है, तभी जाके वो कैसे हो जाते हैं बेटा? सुपर कूल्ड लिक्विड बोले जाते हैं, या फिर इरेगुलर पैटर्न में उनकी अरेंजमेंट हो जाती है, और इसलिए सुपर कूल्ड लिक्विड जो है वो ही अमॉर्फस है। जबकि ये ट्रू सॉलिड है, प्रॉपर अरेंजमेंट होने के बाद जो सॉलिड फॉर्म होते हैं उसी को क्रिस्टल बोले जाते हैं।
तो प्रॉपर्टी जो मुझे समझानी थी मैंने समझा दी है। अब हम लोग देखते हैं इसकी कुछ पॉइंट्स डिफरेंस में देखते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड हम लोग डिफरेंट 8 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा शेप। डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स जियोमेट्रिक शेप होता है। अरेंजमेंट प्रॉपर होगी तो जियोमेट्रिक शेप भी कैसा होगा बेटा, प्रॉपर होगा। जबकि इसमें इरेगुलर शेप होता है, शेप फिक्स नहीं होता। रबर को देख लो आप, तो रबर को फिक्स शेप कभी नहीं मिल सकता, वो डिफरेंट शेप में हमें देखने को मिल सकता है। मेल्टिंग पॉइंट, इसके बारे में भी मैंने बात करी है आपसे। मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे जाके ये मेल्ट होता है बेटा। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जबकि यहां पर ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपसे बात करी थी, याद करो कि आपके पास H2O सॉलिड है, मींस आइस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन यदि आपके पास अमॉर्फस सब्सटेंस का एग्जांपल है रबर, तो रबर को मेल्ट करने के लिए करीबन 1400 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। 1400 डिग्री सेल्सियस पे सॉफ्टन होना स्टार्ट होगा एंड 1600 डिग्री पे वो प्रॉपर्ली मेल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है ये शुरुआत में सॉफ्ट होता है एंड फिर वो मेल्ट होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर की एक रेंज देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पर फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको, नाइफ से जब कट करते हैं, इस सब्सटेंस को यहां से नाइफ से कट करते हैं तो दोनों की एज शार्पन होगी यहां पर। When cut with a sharp edge tool, they split into 2 pieces and the newly generated surface are plain and smooth. उनकी जो सरफेस होगी, न्यू सरफेस, वो प्लेन भी होगी, स्मूथ भी होगी। जबकि यहां पर when cut with the sharp edge tool, they cut into 2 pieces with the irregular surfaces. Irregular surface पाई जाती है, आपको मैंने बताया था ये पॉइंट। इरेगुलर सरफेस यहां पर देखने को मिलती है। देन हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं। देखो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आइस को मेल्ट कर रहे हैं हम लोग। अब आइस का पीस आप घर से लेके आओ या कहीं और से लेके आओ, मार्केट से लेके आओ, उसे मेल्ट करने के लिए फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए। फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए। दे हैव अ डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ रहा है? लेकिन आप अलग अलग रबर के पीस ले लो तो उसे मेल्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन है वो अलग अलग होगी। दे डू नॉट हैव अ डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। उनके पास डिफरेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, तब रबर मेल्ट होगा, जबकि यहां पर फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन होती है। देन ये 4th नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। फिर एनआइसोट्रॉपिक नेचर। देखो बेटा, एनआइसोट्रॉपिक नेचर डायरेक्शन के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, वो है एनआइसोट्रॉपिक। डायरेक्शन बदलो लेकिन प्रॉपर्टी से वो है आइसोट्रॉपिक। तो देखो एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, डायरेक्शन डिपेंडेंट। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। क्लियर है सबको? तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, जबकि यहां पर ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है वो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है वो है आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। कौन सी? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल करंट। क्लियर? चलिए नेचर वाइज देखें तो ये एक ट्रू सॉलिड है, जबकि ये सूडो सॉलिड है, या फिर बोल सकते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, जो मैं बात कर चुका हूं आपसे। 7 नंबर देखो, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, मैंने पहले ही बताया यहां पर ए के बाद बी अरेंज हो रहा है, तो बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स ऐसे ही अरेंज होंगे, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, बिलियंस ऑफ टाइम्स यही होगा। इसमें कोई इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगी। जबकि ओनली शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर है अमॉर्फस के अंदर, तो यहां पर क्या होता है, ए के बाद बी हमें देखने को तो मिला,
एक रेगुलर पैटर्न शुरुआत में तो मिली, लेकिन बाद में क्या होगा, ए देन आफ्टर कुछ बाद बी को अरेंज कर लिया, फिर बी के बाद ए आ गया, फिर बी के बाद ए आ गया, फिर वापस ए आ गया। तो ऐसी कोई रेगुलर पैटर्न देखने को नहीं मिल रही है, पैटर्न ओनली शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर में मिल रही है, ये देखो, जबकि यहां पर लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर में रेगुलर पैटर्न देखने को मिलती है। एग्जांपल देखें 8 नंबर में बेटा, तो NaCl, सारी मेटल्स, डायमंड्स, यू कैन राइट ग्रेफाइट ऑल्सो, ग्रेफाइट, देन क्वार्ट्ज। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। रबर, प्लास्टिक, यू कैन राइट पिच, देन क्वार्ट्ज ग्लास। देखो क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है, बट क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो अमॉर्फस सॉलिड में आता है। तो दोनों में अंतर है बेटा, ध्यान रखना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ओके, यहां पर क्वार्ट्ज आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, अमॉर्फस सॉलिड में आता है क्वार्ट्ज ग्लास। एनी डाउट, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, चलिए, तो ये आपको नोट करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। मैं एनआइसोट्रॉपिक नेचर के बारे में और एक एग्जांपल अभी दे रहा हूं जो आपको यूजफुल रहेगा, काम में आने वाला है। चलिए नोट करिए। चलिए इसे इरेज कर लिया। अब हम लोग देख रहे हैं, आप सबको पता है कि ग्रेफाइट ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। अब ग्रेफाइट की आप अरेंजमेंट देखोगे तो लेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा? लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, राइट? आप सबको पता है, ऐसे कुछ अरेंजमेंट इसमें भी देखने को मिलते हैं। ये ग्रेफाइट का एक लेयर स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं समझने के लिए। अब आप सबको पता है कि ग्रेफाइट जो है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि आप देखो ये कार्बन है मान के चलो, तो ये कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? कार्बन की आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, बट ये 4 इलेक्ट्रॉन में से यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो गए। तो यहां पर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है वो, तो यहां पर इस लेयर स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होगी। मान के चलते हैं कि pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है। सिमिलरली यहां पर भी pz ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर है। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में यूज हो गए, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, और वो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री होगा कि नहीं? बिल्कुल फ्री होगा। यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, तो ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो रहे हैं। दो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप है वो कितनी है? 340 पिकोमीटर। लेयर के बीच में जो गैप है वो गैप बड़ी है, 340 पिकोमीटर जितनी गैप है। अब मुझे ये बताइए कि यदि मैं इस ग्रेफाइट में ऐसे चलो, उसके पैरेलल, लेयर के पैरेलल यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं एंड परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, क्या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा? तो नहीं आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री स्पेस में मूव करने वाले हैं, जबकि यहां पर आप देखो लेयर में से पास आउट होना है। तो यहां पर मान के चलो ये A to B डायरेक्शन है और ये C to D डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास होने की कैपेबिलिटी चेंज हो जाएगी, और इसीलिए ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और इसे हम लोग बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर बोलते हैं। बात समझ आई? डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग होगी, सीधी सी बात है।
इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अलग होगी, क्योंकि लेयर के बीच में गैप है तो उसे ब्रेक करना आसान हो जाएगा। देन आफ्टर इसकी इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कैपेबिलिटी भी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस एंड बेस्ट एग्जांपल हो गया ये एंड आइसोट्रॉपी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें सॉलिड के बारे में अरेंजमेंट देखनी है। देखो अब से लेके चैप्टर में आगे जो भी सॉलिड हम पढ़ने वाले हैं वो सारे सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखना बेटा, जितना भी हम सॉलिड के बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसका क्लासिफिकेशन समझना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन को समझना है। 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको देखने को मिलेंगे, 4 डिफरेंट टाइप के। देखते हैं कौन से है वो। सबसे पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट वन इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड वन इज अ आयोनिक सॉलिड, then after metallic solid, and last one is a covalent solid. ओके, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं इसे, याद रखना बेटा। कोवेलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। अब इसमें जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है पोलर, या पहले ले लेते हैं हम लोग नॉन पोलर। दूसरा होता है पोलर, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो ऐसे मेन 4 पार्ट है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, एंड देन आफ्टर मॉलिक्यूलर सॉलिड के नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। ध्यान रखना बेटा, नॉन पोलर या पोलर जो है वो मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी मॉलिक्यूल्स में ही देखने को मिलता है। नॉन पोलर किसे बोलते हैं? जैसे यदि मैं आपसे सिंपल सा एग्जांपल दूं तो मेरे पास H2 है। अब H2 में 2 हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई भी पार्शियल चार्ज कैरी नहीं करेगा। तो यहां पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा उसे नॉन पोलर अट्रैक्शन बोलते हैं, वन टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं। पोलर अट्रैक्शन की बात करें हम लोग तो मान के चलो HCl है और HCl है। अब बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये HCl के 2 मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो अमोनिया ले लो या फिर H2O, हम लोग आइस की बात करते हैं क्योंकि सॉलिड की बात करनी है। तो यहां पर आपके पास है HOH, फिर HOH। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के ऐसे 2 एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो इसी के बारे में हमें देखना है। एक टेबल में आपके पास आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उस टेबल को जरा समझना है आप लोगों को और इसे याद भी करना है। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है और ये आपकी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड यदि हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो इसमें से सवाल आते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं सबसे पहला टाइप ऑफ सॉलिड, दैट इज नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड। मैंने मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप बताए थे बेटा, पहला नॉन पोलर, फिर पोलर एंड फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड।
सभी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? मॉलिक्यूल। कौन पार्टिसिपेट करता है इसमें? मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन पोलर है तो इसमें डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस काम करते हैं। हमने स्टेट ऑफ मैटर्स चैप्टर पढ़ा हुआ है 11th में और इसमें ये पॉइंट आ चुका है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते। यहां पर आपको एक्सेप्शन एग्जांपल याद रखना है। आर्गन मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है, बट आर्गन एटम है, फिर भी यहां पर ये देखने को मिलता है। ध्यान रखना, आर्गन इज अ एटम, फिर भी वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। CCl4 H2I2 CO2 इन सब में हमको नॉन पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसमें डायपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू 0 होती है और इसीलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं। फिजिकल नेचर में ये सॉफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंसुलेटर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है एंड इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। देन पोलर, नॉन पोलर की कंपेयर में पोलर का फोर्स थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। HCl एंड SO2 उसके बेस्ट एग्जांपल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस करी कि HCl में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो होगा डाइपोल इंटरेक्शन। फिजिकल नेचर सॉफ्ट होगा, ये भी इंसुलेटर है एंड मेल्टिंग पॉइंट इनके भी लो रहते हैं। ये तीनों में ये दो तो वैन डर वाल्स फोर्स है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इतना समझ लो। अब ये वैन डर वाल्स फोर्स है बेटा, तो ये वैन डर वाल्स फोर्स है तो बहुत ही वीक फोर्स है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट तो लो रहेंगे। इसमें भी डिस्पर्जन या लंडन फोर्स डाइपोल से वीक है, तो उसका तो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H2O आइस इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिजिकल नेचर कैसा है? ये हार्ड होते हैं, इंसुलेटर्स ही होते हैं। वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ये तो वैसे भी सॉलिड है, प्योर वाटर में नहीं हो सकती। आइस है तो हो सकती है एंड इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे? लो होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड सॉलिड है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पावरफुल होता है। जैसे एग्जांपल NaCl ले ले हम, तो यहां पर Na प्लस एंड Cl माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पावरफुल लगेगा। इस आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर पावरफुल होता है, आयंस के बीच में लगता है ये, जिसे हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। आयन के बीच में लगता हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज अ कूलम्बिक फोर्स, जो ज्यादातर फिजिक्स में ये वर्ड यूज किए जाते हैं एंड केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। NaCl MgO ZnS CaF2, इसको जरा गौर से देखोगे तो पता चलेगा, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, जिंक मेटल, कैल्शियम मेटल, जबकि Cl O S and F2 ऑल आर नॉन मेटल। तो आयोनिक कंपाउंड ऑलवेज मेजॉरिटी केस में कहां बनते हैं? वो एक मेटल एंड एक नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, एक्सेप्ट NH4Cl। NH4Cl आयोनिक कंपाउंड है। NH4 प्लस अमोनियम आयन बिहेव एज अ अल्कली मेटल, तो ये नॉन मेटल होने के बावजूद क्या बना रहा है? आयोनिक कंपाउंड बना रहा है। याद रखना है, सॉलिड में नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछ सकते हैं आपसे, याद रखना है। फिजिकल नेचर की बात करें तो हार्ड बट ब्रिटल होते हैं, मींस हार्ड होते हैं बट टूट सकते हैं आसानी से। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें, देखो मान के चलो आपके पास ये NaCl का एक सॉलिड फॉर्म है, जिसमें Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस ऐसे आयंस यहां पर फिक्स्ड कैटेगरी में अरेंज किए गए हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन को एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जकड़ के रखेगा, तो आयंस फ्री नहीं है, तो सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड में से कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, वो इंसुलेटर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में। बट यदि आप इसे मेल्ट कर लो
मेल्ट करना एंड एक्वायस सॉल्यूशन फॉर्म करना दोनों अलग चीजें हैं। जैसे कि आपके पास NaCl है बेटा, और आपने इसके मेल्टिंग पॉइंट तक इसे गर्म किया तो ये बनेगा Na प्लस लिक्विड एंड Cl माइनस लिक्विड, जो उसका मोल्टन स्टेट है। एक्वायस सॉल्यूशन में तो क्या करते हैं, हम NaCl को पानी में डालते हैं और Na प्लस एक्वायस एंड Cl माइनस एक्वायस बनाते हैं। तो जहां पर पानी में डाल दिया Na प्लस एक्वायस बन गया, Cl माइनस एक्वायस बन गया। तो जब ये एक्वायस में आयंस होते हैं या मोल्टन स्टेट में आयन होते हैं, वो आयन फ्री फॉर मूव होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और इसलिए वो कंडक्टर बन जाते हैं। तो इंसुलेटर इन अ सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन अ मोल्टन एंड इन अ एक्वायस सॉल्यूशन। एक्वायस सॉल्यूशन में कैसे है बेटा, ये इंसुलेटर्स नहीं है, ये कंडक्टर है, जबकि सॉलिड स्टेट में कैसे है, इंसुलेटर्स है। देन आफ्टर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, वो है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड पॉजिटिव मेटल आयन इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उसमें लास्ट टॉपिक हमारा था कौन सा, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी, शायद आपको पता है, चलो मैं थोड़ा समझा दूं आपको। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज्ड कर्नल होते हैं मेटालिक बॉन्ड में, these are the positively charged kernel, एंड मेटल के पास क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग सी मॉडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी मॉडल। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है। तो यहां पर अट्रैक्शन दिखेगा, और इस अट्रैक्शन को हम लोग नाम देते थे मेटालिक बॉन्ड। क्या नाम देते थे बेटा, मेटालिक बॉन्ड नाम देते थे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेटालिक बॉन्ड जो है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल के बीच का अट्रैक्शन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव होने के लिए, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया था डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसे क्या नाम देते थे हम लोग, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग ओशन मानते थे, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल उस ओशन में फ्लोट करते हैं, और यहां पर मूव कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मेटालिक बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। वही चीज यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेटालिक बॉन्ड में पॉजिटिव मेटल आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, कौन सा बॉन्डिंग होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होता है। आयरन, कैल्शियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, गोल्ड, कॉपर, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी मेटल यहां पर आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। देन आफ्टर फिजिकल नेचर की बात करें तो हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं, मींस उसे खींच के उसमें से यदि वायर या ऐसे कुछ आपको फॉर्म करना है तो कर सकते हो, उसको शेप दे सकते हो गर्म करके। कंडक्टर इन सॉलिड इन मोल्टन स्टेट आल्सो। देखो आयन का पीस है तो सॉलिड है या मोल्टन स्टेट है फर्क नहीं पड़ता, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती ही है, एंड फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। सॉलिड है बेटा, मेटल है, तो सीधी सी बात है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट वन इज द कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड, ग्रेफाइट का एग्जांपल देख लो आप लोग। एटम्स होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एंड कोवेलेंस बॉन्ड बनते हैं उसमें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रेफाइट का एक एग्जांपल आपसे शेयर किया था। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो ऐसा लेयर स्ट्रक्चर होता है बेटा। अब लेयर स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का है, यदि आप डायमंड को देखोगे तो डायमंड का एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है। Every carbon is connected with the 4 carbon, right? यहां पर कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन एक नेटवर्क बनता जाता है। ये 3 डायमेंशन नेटवर्क होता है, आगे भी ऐसी होती है, पीछे भी अरेंजमेंट ऐसी होती है, ऊपर नीचे सभी जगह सेम अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है। तो
SiO2, SiC, Al, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बोलते हैं, कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट, ये सारे एग्जांपल नेटवर्क सॉलिड के हैं। हमने ये चीजें कवर करी थी कहां पर बेटा? एस ब्लॉक के अंदर। एस ब्लॉक में मैंने पार्ट 2 पढ़ाया था, ग्रुप नंबर 2, उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में बताया था। सिलिकॉन कार्बाइड हार्ड मटेरियल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इवन आयोनिक कंपाउंड से भी ज्यादा होता है। हार्ड एंड सॉफ्ट होते हैं मटेरियल। इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, अब जो पहले 3 लिखे हैं वो इंसुलेटर्स है, याद रखना है बेटा। SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड आर इंसुलेटर्स। देन ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है, डायमंड इज इंसुलेटर्स। ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अभी अभी हमने बात करी थी, याद होगा आपको, कि यहां पर 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के पास फ्री होता है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, राइट। चलिए, देन आफ्टर इसके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं बेटा? बहुत ज्यादा हाई होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अभी मैं इरेज कर रहा हूं इसे, लेकिन आपको सारी चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ये पॉइंट याद रखना, ये इंसुलेटर्स में आता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है। क्लियर? ध्यान रखना है। ओके बेटा, तो यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लेटिस क्या होता है, लेटिस पॉइंट किसे बोलते हैं, एंड उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट टाइप्स, कितने टाइप के अरेंज हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाला है। इस चैप्टर को फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। कम से कम 3 सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से आएंगे, 2 से 3 मेजॉरिटी साइड हम पकड़ के चले तो 3 सवाल आते हैं, मींस 12 मार्क्स। ये आसान चीज नहीं है, राइट। लेकिन चैप्टर आसान है, थोड़ी सी लर्निंग इंपॉर्टेंट है, कुछ फॉर्मूलाज आएंगे आगे जाके, वो आ गए आपको तो बहुत आसानी से इस चैप्टर को आप याद रख पाओगे। ओके बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस।